हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद भी करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए ये शो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं Stevent.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, विजय भंबानी हैं BSPLindia.com से और जी चंद्रशेखर हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, कमोडिटी गुरु, हमारे स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के लिए हफ्ता अच्छा रहा है और अब रिकॉर्ड के बेहद करीब MCX गोल्ड चला गया है, सिर्फ 2000 रुपए रिकॉर्ड से दूर है। चंद्रशेखर सर, सबसे पहला सवाल आपसे गोल्ड पर ही होगा। क्या लग रहा है, गोल्ड क्या अगले एक महीने के अंदर आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड लेवल बना सकता है, वापस से नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि गोल्ड अगले एक महीने में कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते US फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, जिसमें सबका अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ाया जाएगा, जिसका ज़रा सा असर हमें दिखाई देगा। पहले ही मार्केट हैज़ टेकन दिस ऑन बोर्ड, बट उसके बावजूद भी मैं डॉलर में ज़रा सा मजबूती आने का संभावना है और US रियल यील्ड्स भी बढ़ने का संभावना है। देयरफॉर मैं मानता हूं कि ये जो तेज़ी आई है गोल्ड में $1780 प्रति आउंस के आसपास, वो शॉर्ट टर्म में यानी आगे 2, 3, 4 हफ्ते में टिकने का संभावना कम है। ये तो उससे ज़्यादा जाना तो दूर की बात है, मगर इसको टिका के रखना ही मुझे लगता है गोल्ड मार्केट के लिए ज़रा मुश्किल रहेगा। ओके, यानी काफ़ी अहम ट्रिगर है अगले हफ्ते। एक तो US CPI के नंबर्स आएंगे 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर के फेड का फैसला आ जाएगा। हालांकि 93% जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लग रहा है कि आधे % ही ब्याज दरें इस बार फेड बढ़ाएगा। जो 4 बार से लगातार वो 3/4% ब्याज दरें बढ़ा रहे थे, वो सिलसिले पर ब्रेक लगेगा और फरवरी की बैठक में भी लग रहा है कि हो सकता है उनकी सख्ती में कमी हो, लेकिन आगे को लेकर वो किस तरह के फेड के संकेत मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद एक डिसाइसिव मूव हम गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। विजय जी, अगले हफ्ते के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे? किस तरह की चाल गोल्ड की रहेगी अगले हफ्ते? विष्णु मोहन जी, और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मैं चंद्रशेखर जी के राय से सहमति रखता हूं कि गोल्ड में सर्वोच्चतम स्तर जो है लाइफ टाइम हाई इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जो बढ़त का दौर जो है जो शुरू हुआ है अक्टूबर में, और सोने के दाम जो हैं 49,200 के आसपास से अब 54,000 पार कर चुके हैं, उसमें कारोबार जो है जिसे ट्रेडेड वॉल्यूम कहते हैं वो इतना घमासान नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो ऊपरी ओर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की आशंका हो सकती है, लेकिन अगर आप डिलीवरी लेकर गोल्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल बार्स लेते हैं, चाहे वो ETF में आप डिलीवरी लेते हैं, तो सन 2023 जो है आपके लिए सोने और चांदी के निवेशकों के लिए अच्छा एक वर्ष रहेगा। लेकिन छोटे अवधि में सुपर टाइम या बहुत माइक्रोस्कोपिक एंट्री और एग्जिट, उठक पटक, जल्दी जल्दी एंटर करना और जल्दी जल्दी गोल्ड से बाहर निकलना या सिल्वर से बाहर निकलना, अगर आप वो चेष्टा करेंगे तो एग्जीक्यूशन कॉस्ट यानी दलाली और दूसरे जो दर आपको लगते हैं वही आपका मुनाफा खा जाएंगे। डिलीवरी उठाइए, 1-2 साल के लिए बैठे रहिए, अच्छा गाढ़ा मुनाफा कमाइए। चलिए, गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही है तो कुछ दर्शक है जिनके क्वेरी है वो भी साथ साथ लेकर चलते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, वो जानना चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते किस तरह की रणनीति गोल्ड में बनानी चाहिए, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड में अनुज को? गुड इवनिंग विष्णु मोहन जी। विष्णु मोहन जी, मेरे हिसाब से ये जो नेक्स्ट 2-3 दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज US PPI डेटा है
जो कि ट्रेलर रहेगा इन्फ्लेशन रिपोर्ट के लिए, उससे समझ में आएगा कि यूएस का इन्फ्लेशन इस महीने लाइक नवंबर में फिर से सॉफ्टन हुए हैं क्या, क्योंकि पिछले महीने में तो सॉफ्टन हुए थे, जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में एक अपमूव देखा था। चाइना का इन्फ्लेशन आज आया था मॉर्निंग में, जो कि काफी नीचे आया है। प्रीवियस फिगर जो था वो 2.1% था ईयर ऑन ईयर, और आज इट हैज शोन अराउंड 1.6% फॉर नवंबर। तो अगर यूएस का भी इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में हम फिर से एक अपमूव देख सकते हैं। हो सकता है कि एक नीजर्क रिएक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 53,600 53,700 के आसपास। वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल है और वहीं से प्राइसेस ने 54,300 400 तक के लेवल टेस्ट किए थे। तो मेरे हिसाब से एक थ्रोबैक पॉसिबल है उसके आसपास, वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। और नेक्स्ट वीक में मंडे को सीपीआई डेटा है, उसके बाद एफओएमसी मीटिंग है, इस साल का लास्ट मीटिंग होगा। एक्सपेक्टेशन तो वही है कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, लेकिन उनका जो फ्यूचर स्टांस है आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट होगा कि उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो क्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी एक पॉजिटिव जोन में है, हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट मेरे हिसाब से अल्टीमेटली इट शुड टेस्ट समवेयर अराउंड 54,500 टू 54,600। तो अगर कोई भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 53,600 या 700 के आसपास, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 53,300 350 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 54,500 तक एक बार टेस्ट कर सकता है एलसीएक्स को। ओके, चलिए, गोल्ड को लेकर ये 3 एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन चांदी को लेकर क्या राय है? एक राज है राजस्थान से, वो जानना चाह रहे हैं कि चांदी किस रेंज में रह सकती है। दीपेन, क्या लग रहा है आपको, किस रेंज में चांदी रह सकती है? लोअर लेवल क्या होगा उस रेंज का, और हायर लेवल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो शो करने के लिए धन्यवाद, और सभी दिग्गजों के साथ ये शेयर करना काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, अगर सिल्वर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मोमेंटम काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू गोल्ड। एक्सपेक्टेशन यही है कि आउट परफॉर्मेंस गोल्ड के कंपैरिजन में जारी रहेगी। मेरा मानना ऐसा है कि आपको 64.5 65,000 के लेवल्स एक बार डिप्स में आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में, लेकिन अगेन वो एक भारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है खरीद लिए। तो अगर आपको इस हफ्ते के लोअर रेंज में कहीं पे भी सिल्वर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आपको बाई करना। गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड के लिए भी काफ़ी अहम ट्रिगर है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो जो प्राइस कैप का जो ऐलान हुआ कि G7 देशों की तरफ से $65 प्रति बैरल का, हालांकि रूस उसी आसपास में अपने क्रूड ऑयल बेचता भी है, लेकिन रूस की तरफ से अब किस तरह के एक्शन आगे होते हैं? क्या रूस की तरफ से भी ये बयान आया कि वो आगे ऐसे देश जो प्राइस कैप का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, उन देशों को वो क्रूड सप्लाई नहीं करेंगे? दूसरी तरफ पाइपलाइन में जिस तरह की कनाडा टू यूएस पाइपलाइन में जिस तरह की दिक्कत हुई है, उससे सप्लाई की भी चिंता है। तमाम ऐसी खबरों के बीच में चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? एक तो माइल्ड रिसेशन की चिंता, दूसरा चीन की चिंता, क्योंकि चीन में एक तो ढील तो दी जा रही है कोविड नियमों में, लेकिन वहां पर केसेस वापस से बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या कहना है, क्रूड किस तरह की चाल होगी क्रूड की आने वाले समय में? बिल्कुल, क्रूड में तो ज़रा नरमी दिखाई दे रहा है। $80 से कम हो चुका है, और मगर इससे ज़्यादा बड़ा डाउनसाइड रिस्क मैं नहीं देख रहा हूँ। इसके 2 या 3 कारण हैं। एक है कि चीन धीरे धीरे खुलने लगा है। जो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे वो रेस्ट्रिक्शंस आर बीइंग लिफ्टेड, तो एक काफ़ी पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए। दूसरा है रशिया भी लगभग धमकी दिया है दुनिया को कि वो $60 प्रति बैरल का कैप नहीं मानते हैं, और वो अपना उत्पादन कम भी कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का भी यही दावा है कि भाव घट गया तो ओपेक, और सऊदी अरेबिया उसका लीड लेकर के ओपेक में और भी एक उत्पादन में कटौती करने के लिए तैयार है। तो ये 2023 में एक मंदी का माहौल है। डिमांड कंसर्न ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सप्लाई भी काफ़ी टाइट रहने का संभावना है। तो मैं मानता हूँ आई थिंक क्रूड इससे नीचे जाने का संभावना बहुत बहुत ही कम है। ओके, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की नरमी हमने देखा कि इस हफ्ते में 10% से ज़्यादा दाम टूट चुके हैं। महीने भर की बात करें तो 16 से 17% तक की गिरावट आ चुकी है। विजय सर, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल क्रूड की रहेगी अगले हफ्ते?
जी, मुझे लगता है क्रूड में जिस तरह की गिरावट आई है, हो सकता है छोटे अवधि के लिए क्रूड जो है एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश करे, लेकिन ओवरहेड सप्लाई यानी आप अगर ऊंचे स्तर पर खरीदारी कर चुके हैं और दाम नीचे गिर जाते हैं, तो कारोबारी जो है जैसे जैसे दाम ऊपर की ओर जाते हैं वो मुनाफा वसूली करके या कॉस्ट टू कॉस्ट अपने दाम पर बेचकर, जहां उसे ना नफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, वहां पर बेचकर निकलने की चेष्टा करते हैं। इसे ओवरहेड सप्लाई कहते हैं। रेजिस्टेंस बन जाती है दाम पर। तो ये बात नहीं है कि क्रूड में कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। ऊपरी ओर बिकवाली का माहौल बना रहेगा। और जहां तक स्तरों की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में 6150 के आसपास काफी भारी मात्रा में रेजिस्टेंस होगा। और जब तक इस लेवल के ऊपर क्रूड चलता नहीं है तब तक तो छोटी अवधि में भी कोई रिलीफ रैली या सस्टेनेबल रैली, जो टिकाऊ रैली जिसे कहते हैं, वो आने की संभावना कुछ कम ही लगती है। ये बात जरूर है कि बहुत तीव्र गति से शायद ना गिरे, लेकिन ऊपरी ओर बिकवाली का माहौल और दबाव बना रहेगा। चलिए, एक सवाल भी है क्रूड पर ही है। प्रशांत है, आसनसोल से हैं, पश्चिम बंगाल से। क्रूड इनके पास 222 लॉट है, 6238 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए इनको? अभी मुनाफा हो रहा है, क्या करें? पहले तो इन्हें जो अपना जो पोजीशन है उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रॉफिट में है। तो जो भी प्रॉफिट में पोजीशन है, आई थिंक इट शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन। दूसरी चीज ये है कि क्रूड में अभी भी एक डाउनसाइड लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि WTI क्रूड में $68 to $69 के आसपास एक फ्लोर रहेगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल सारे ही बेरिश फैक्टर्स मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड में ये भी देखना है कि रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि दे माइट कट देयर एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज हु आर अप्लाइंग द प्राइस कैप। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जो रशियन ऑयल कैप है उसके वजह से डार्क फ्लीट टैंकर्स काफी बढ़ रहे हैं, दैट माइट बी हैजार्डस। और उसके अलावा ओपेक पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लास्ट वीक में जब भी चाइना से कोविड केसेस के बढ़ने के संकेत आए थे और प्राइसेस में एक शार्प ड्रॉप देखा था हमने टुवर्ड $73.50 इन WTI, तभी ओपेक का एक स्टेटमेंट आया था कि दे माइट इंटरफेयर इन द मार्केट, और उसके वजह से एक बहुत अच्छा रिकवरी देखा था टुवर्ड्स $82। तो मेरे हिसाब से ओपेक ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि प्राइसेस ज्यादा नीचे जाए। तो अगर और नीचे जाता है तो ओपेक के साइड से कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। तो मुझे भी लगता है कि प्राइसेस में लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा यहाँ से। तो 5850 5800 के आसपास मेरे हिसाब से इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से एक बार रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। और अगर 6200 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइसेस, तो मेरे हिसाब से फिर वी कैन से कि एक बॉटम बन चुका है और प्राइसेस में फिर से एक तेजी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 इवेंट जो मैंने पहले भी बताया यूएस से, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्लस जो रशिया के साइड से प्रोडक्शन इंडिकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओपेक के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई थिंक डाउनसाइड इज लिमिटेड। 5800-850 वुड बी द मैक्सिमम डाउनसाइड दैट आई एम लुकिंग। चलिए, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। दीपेन, नेचुरल गैस पर प्रशांत जी का एक सवाल था कि 222 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 453 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए, क्या सलाह है इनके लिए? दीपेन जी से सवाल था, शायद दीपेन जी की लाइन में कुछ दिक्कत है। विजय जी, आप क्या सलाह देंगे? 453 पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है नेचुरल गैस, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इन्होंने एक तो बहुत ही अच्छे दाम पे इसे लॉन्ग किया है, जो कि 4 दिन पहले का स्विंग लो है लगभग। और ऊपरी ओर मुझे लगता है जैसे जैसे ये 540 से 580 के दायरे के करीब जाने की कोशिश करेगा, वहां पर एक दबाव बनेगा। वही कंसेप्ट जो मैंने क्रूड में कहा था, ओवरहेड सप्लाई का। तो ओवरहेड सप्लाई जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे, 535-40 के करीब जाएंगे, तो बिकवाली का जो रफ्तार है बिकवाली की, वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये दाम 525-30 के करीब जाएं, अपनी पोजीशन कम से कम 15 से 20% हर 10-15 रुपए की बढ़त में हल्की करते जाएं, क्योंकि हमें कोई भी कभी भी एब्सोल्यूट बॉटम या एब्सोल्यूट टॉप मिलना मुश्किल होता है। ये लगभग नामुमकिन है। अकस्मात या फ्लुक से कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन इन्होंने अच्छी मात्रा में खरीदारी की है, सही दाम पर खरीदारी की है। अब मुनाफा वसूली करना अनिवार्य है।
तो जैसे जैसे 525 के ऊपर जाता है 15-20% अपनी पोजीशन हल्की करते रहें हर 10-15 रुपए की बढ़त में। अगले दर्शक है बेस मेटल्स पे। लेड है इनके पास, एसके बंसल नाम है, ग्वालियर से है। 187 रुपए 50 पैसे में इन्होंने लेड खरीदा है। अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि 195 रुपए कब जाएगा। रविंद्र जी क्या लग रहा है, कब तक उम्मीद करें लेड में 195 अगले हफ्ते मुमकिन दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटी है। 185 थोड़ा सा मेरे हिसाब से 195 थोड़ा सा ज्यादा है। मुझे लगता है कि 190 तक के लेवल्स पॉसिबल है लेड में एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत साइडवेज मार्केट है लेड का। लेकिन क्योंकि सारा ही बेस मेटल्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, स्पेशली कॉपर जो कि लग रहा है कि 724 725 तक एक बार आ सकता है, जो कि इसका 252 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से लेड को भी एक सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इसका है वो अराउंड 188 का है। अगर 188 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 190 से लेके 192 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। इसमें सिर्फ एक ध्यान दीजिए कि 182 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो फिर से एक बार ये थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा। तो आई थिंक उसके नीचे निकल जाना चाहिए, नहीं तो 182 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। पास का स्टॉप लॉस लगा ले ताकि जो सपोर्ट लेवल है उसके पास, उसके नीचे जाए तो ज़्यादा गिरावट की संभावना बन जाएगी। अगर फिर उसके बाद अगर 190 के आसपास जाता है तो जो आपका बाइंग का लेवल है 187 रुपए 50 पैसे, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस फिर लगा लीजिएगा अगर 190 के ऊपर जाता है तो, ताकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको नुकसान नहीं हो, मुनाफा कुछ घर ले जाए। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए, कॉपर में क्या करें विजय जी? देखिए कॉपर में पिछला जो स्विंग हाई बना था जो कि 707 के करीब है, 707, जब तक दाम उसके ऊपर बना रहता है हम उम्मीद कर सकते हैं कि कॉपर जो है यहाँ से कुछ और उछल पाएगा, शायद 720-25 के करीब जाने की चेष्टा कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा अपनी, अगर आपने कोई तेजी की पोजीशन बनाई है तो 697 के आसपास आपको स्टॉप लॉस बनाकर बने रहना पड़ेगा इस धातु में, और जैसे जैसे दाम 720-25 के करीब जाएं वैसे मुनाफा वसूली करके अपनी पोजीशंस लाइटन अप, हल्की करते रहें। ओके चलिए, अब एग्री मार्केट से बात करें उससे पहले दो और बेस मेटल से रिलेटेड सवाल थे, जिंक और एल्युमिनियम पर। रविंद्र जी आपसे मेरा सवाल होगा, जिंक है प्रशांत के पास है 258 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है और एल्युमिनियम 205 रुपए 5 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है, दोनों में अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बेस मेटल्स में ऑन होप्स ऑफ चाइना रीओपनिंग और थोड़ा बहुत सप्लाई टाइटनेस भी है, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही एक अपवर्ड मूव पॉसिबल है। जिंक में अराउंड 290 तक के जाने के चांसेस है। इसमें जो सपोर्ट होगा वो अराउंड 278 का होगा, और अगर ये 278 के नीचे जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक डाउनसाइड प्ले हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 290 वुड बी द इमीडिएट टारगेट, जो कि एक रेजिस्टेंस है, और अगर 290 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट गो अप टिल 292 294। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में एक बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक है ऑन डेली चार्ट, और पॉसिबिलिटी है कि ये 229 तक जा सकता है अपसाइड। 219 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। काफी टाइम से मार्केट 217-18 के पास से रिवर्स हुआ है, तो वो एक थ्रोबैक पॉसिबिलिटी है। थ्रोबैक कैन बी टुवर्ड्स 210 209, लेकिन वहां पे फिर से एक बार बाइंग इसमें लौटनी चाहिए, और अल्टीमेटली आई थिंक इट कुड गो समवेयर नियर 229। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। एल्यूमिनियम में जो स्टॉप लॉस है वो करीब 200 रुपए के नीचे होना चाहिए, और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में अराउंड 278 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की खबर की। और मक्का एक्सपोर्ट बैन की मांग तेज हो गई है, इंडस्ट्री ने कम सप्लाई की बात कही है। उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा गया है स्टार्च मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से, उनका कहना है कि एक तो भाव यहाँ पर घरेलू बाजार में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और दूसरी तरफ स्टॉक भी कम है, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में वो एक्सपोर्ट बैन की मांग कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय ने इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय के पास एक चिट्ठी भी लिखी है कि इस एक्सपोर्ट बैन को लेकर। चंद्रशेखर सर, क्या आपको लग रहा है मौजूदा ये माहौल अभी है एक्सपोर्ट बैन करने के लिए सही समय है क्या मक्के को लेकर? ऐसा है, मैं ये जो सिफारिश गया है एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
एक्सपोर्ट को खुला ही रखना चाहिए, खास करके एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में एक्सपोर्ट में पाबंदियां लगती है या बैन लगती है, वो किसानों का खिलाफ है। दिस इज़ एन एंटी फार्मर मूव। एक्सपोर्ट जब हम रोकेंगे या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आई डोंट एग्री, वो एंटी फार्मर है। मैं साहब आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग ऑल दिस, नंबर 1। नंबर 2, हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री की ओर देखना पड़ेगा। मैं 22 नवंबर को हैदराबाद था, जो इंटरनेशनल पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस में आई वाज अ कीनोट स्पीकर, जहां मैंने इसके बारे में चर्चा की ऑन द फीड फॉर द पोल्ट्री इंडस्ट्री। एक है सोया मील एक्सट्रैक्शन, सोयाबीन एक्सट्रैक्शन, दूसरा है मक्का, दैट इज मीज। ये दोनों के भाव में काफ़ी उछाल थे पिछले कई महीनों से, हमने देखा है। तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट को तो जारी रखना चाहिए, एक्सपोर्ट का जो विंडो है उसे खुला ही रखना चाहिए फॉर मेज, मगर आप इंपोर्ट भी अलाउ करिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड DDG, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, जो यूएस में एथेनॉल निकालने का बाद जो बचता है ग्रेन, उसे हमें इंपोर्ट करना चाहिए और पोल्ट्री इंडस्ट्री को देना चाहिए। वो इंपोर्ट का प्रबंध होगा तो हमारा देश में मक्का का भाव, जिसमें ज़रा स्पेकुलेशन चलता है टाइट सप्लाईज की वजह से, वो कम होने का संभावना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो विंडो है, दोनों खुला रखना चाहिए हमारा देश में। ओके, यानी एक्सपोर्ट तो खुला रखना ही चाहिए, क्योंकि किसान हतोत्साहित नहीं हो। किसानों को बढ़ावा तभी मिलेगा जब उनकी आमदनी बढ़ेगी, अच्छे भाव मिलेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा इंपोर्ट का भी विंडो खुला रखना चाहिए। सर, इंपोर्ट विंडो को लेकर हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी अभी काफ़ी ज़्यादा है मक्के पर, लेकिन जो टैरिफ रेट कोटा वगैरह के जरिए जो होता है वो काफ़ी कम है। उसको लेकर क्या अपडेट है सर मक्के पर? तो मगर विश्व बाजार में मक्का का भाव काफ़ी उच्च स्तर में है, तो इंपोर्ट पैरिटी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मैं तो आई एम नॉट अ ट्रेडर, तो मैं कोई इंपोर्ट पैरिटी का कैलकुलेशन अभी तो नहीं किया हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि जरूर DDG के लिए इंपोर्ट पैरिटी है। मक्काई के लिए इंपोर्ट पैरिटी है कि नहीं, मुझे जरा आई नीड टू डू सम होमवर्क ऑन दैट। ओके, बट मेरा कहना एक ही है, सरकार को कीप द इंपोर्ट पॉलिसी ओपन। द ट्रेड एंड इंडस्ट्री तय करेगी इंपोर्ट करना है कि नहीं, पैरिटी है कि नहीं। दैट इज द पॉइंट। ओके, मार्केट फोर्स पे छोड़ देना चाहिए इस चीज को। सर, लेकिन एक और अपडेट मक्के को लेकर ये है कि जो भारत जिस रेट पर एक्सपोर्ट करता है वो है 305 से 310 डॉलर प्रति टन का, और ऑस्ट्रेलिया का जो मक्का एक्सपोर्ट होता है उसका रेट है 340 डॉलर प्रति टन का। तो काफी ऊंचा भाव है। तो भारत से इंपोर्ट करना उन देशों के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जहां पर ज्यादातर मक्के का इंपोर्ट हो रहा है अभी भारत से, उनके लिए सस्ता भारत मार्केट है। इस वजह से एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ की काफी, तो यहाँ पर प्रीमियम भाव भी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए अच्छा मौका है और एक्सपोर्टर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। बल्क में इनकी बाइंग मक्के की हो रही है। सर, अब अगला सवाल आपका होगा रवि सोइंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह के डेटा आ रहे हैं रवि सोइंग को चंद्रशेखर सर काफी इंकरेजिंग है। गेहूं की बुआई काफी तेजी से बढ़ी है। क्या अगर मौसम में साथ दिया तो क्या इस बार रिकॉर्ड बुआई, रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद रखें क्या गेहूं में? हाँ, मैं रिकॉर्ड बुआई तो कम से कम 300 लाख हेक्टेयर में हो जाएगा। उससे ज्यादा 300 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कितना होगा अब हमें बताना मुमकिन नहीं है और उचित भी नहीं है। तो हमें रुकना पड़ेगा और शायद 10 या 15 दिन, 2 हफ्ता, तभी फाइनल आंकड़े आएंगे। बट हमारा 300 लाख हेक्टेयर भी बुआई के जो क्षेत्र है वो पहुंच गया, तो हमारा उत्पादन जो है 100 मिलियन टन से ज़्यादा होने का संभावना है। मगर इसमें 2 चीज़ें हमें देखना है। वेदर रिस्क, वी कैनॉट डिस्काउंट वेदर रिस्क। पिछले साल भी हमने देखा है, मार्च अप्रैल में 2022, 6-8 महीना पहले, बिकॉज ऑफ हीट वेव हमारा उत्पादन 10% घट गया है गेहूं का। तो इस साल भी जो विंटर सीजन है इतना ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आई थिंक दी टेम्परेचर्स विल नॉट बी सो कोल्ड। तो जनवरी और फरवरी में गेहूं के लिए एक अच्छा फ्रेंडली वेदर चाहिए, मगर आवर व्हीट इज एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। तो 1 डिग्री भी एवरेज डे टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें इम्पैक्ट आ सकता है उसका यील्ड का ऊपर। तो एक खतरा
को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, हालांकि अभी तक की जो स्थिति है वो बेहतर लग रही है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से पैन आउट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था जनवरी फरवरी के बाद से उस तरह की स्थिति बदली थी, मौसम अचानक से गर्म हुआ था और जिसका असर ईल पर हुआ था। अब बात सर दलहन और तिलहन की कर लेते चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है? अभी तक के तो डेटा अच्छे लग रहे हैं दलहन और तिलहन दोनों में ही, और सरसों की बुआई पिछले साल भी काफी अच्छी हुई थी, उत्पादन भी काफी अच्छा था, इस बार तो उससे भी ज्यादा बुआई हो रही है। क्या लग रहा है, सर रिकॉर्ड उत्पादन फिर से हो गए दोनों ही फसल के, चना के भी और सरसों के भी? बिल्कुल, ये तो अभी तक तो माहौल ठीक चल रहा है, मगर आईएमडी का एक रिपोर्ट आया था एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, जिसमें उन्होंने दे आर ऑन रिकॉर्ड कि इस बार जनवरी फरवरी मार्च में जो विंटर सीजन का जो डे टेम्परेचर होना चाहिए थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। तो इफ़ दैट हैपन्स, हमें पता नहीं अभी क्या होने वाला है, मगर वो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ईल्ड पर ज़रा उसका असर पड़ेगा, सिर्फ गेहूं पे नहीं, चना और सरसों पर भी पड़ेगा। मगर सरसों का एकरेज इतना बढ़ गया है, बहुत अच्छी तरह अच्छे पैमाने में बढ़ गया है, तो एक बड़ा फसल का हम इंतज़ार कर सकते हैं, खास करके सरसों के लिए। ओके, तो ये कुछ उम्मीदें हैं रवि फसलों से कि इस बार बम्पर बुआई हो रही है तो बम्पर उत्पादन भी हो। शो को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है, वक्त कम है। विजय जी, बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, आपके कई सारे फॉलोअर के मैसेज आ रहे हैं कि मुझे विजय जी से सवाल लेना है। अगले हफ्ते अगले वीकडेज में आपको फिर से बुलाएंगे कॉलर शो में ही, और इन दर्शकों के सवाल को जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया विजय जी आपका, रविंद्र जी आपका, दीपेन जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर एक्शन चलता रहेगा। नमस्कार।